रिवाइज कंप्लीट पार्टनरशिप इन 20 मिनट्स। तो बेटा देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं सैलरी ऑफ अ पार्टनर। सैलरी ऑफ अ पार्टनर, जो भी चीज चार्ज होती है ना, जो आपको देनी ही देनी पड़ेगी, वो पार्ट बनती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ये ऐसा घाटा होता है जो आप हर साल एक्सपेक्ट नहीं करते, आपको नहीं पता कब होगा कब नहीं होगा। अगर किसी का आंसर प्लस में आया है, इसका मतलब वो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो हमारी जो एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी, हमारी जो लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी, हमारी जो लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड है उसको रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में डाला जाता है। हेलो बच्चा गैंग, क्या हाल चाल? एक नंबर सर। और आपके सामने हाजिर हैं आपके गब्बर सर। कैसे हो गब्बर आर्मी? उम्मीद है आप लोग सभी मस्त, बेहतरीन, सुपर और मक्खन मलाई होंगे, जैसे कि आप हमेशा रहते हैं। तो बेटा गब्बर सर आए हैं, यानी कि आपके प्यारे ऋषभ त्यागी सर आए हैं, और आज मैं एक प्यारी सी वीडियो लेके आया हूं जिसका नाम है रिवाइज कंप्लीट पार्टनरशिप इन 20 मिनट्स। जब हम पार्टनरशिप पढ़ते हैं क्लास 12th में अकाउंटेंसी में, तो उसमें हमारे बहुत सारे चैप्टर्स हैं। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन। और आई थिंक आप अभी तक रिटायरमेंट और डेथ तक पहुंच गए होंगे, या डिसोल्यूशन पर आप पहुंच गए होंगे। इन चैप्टर्स को करते जब हम जाते जाते हैं, तो बहुत सारे बच्चों के डाउट क्रिएट हो जाते हैं कि कौन सी चीज किस अकाउंट में आती है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या जाता है, पार्टनर्स कैपिटल में क्या जाता है। तो आपके भाई ने आपके लिए एक प्यारी सी शीट तैयार करी है, जो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है आपके रिवीजन के लिए। और इसीलिए मैंने कहा कि हाउ टू रिवाइज कंप्लीट पार्टनरशिप इन 20 मिनट्स। तो ये शीट आपको भी मिल जाएगी, अभी आपको वीडियो में भी मिल जाएगी, और उसके बाद हम ऐप पर भी अपलोड करवा देंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। आप जरूर बताना कि ये जो शीट में मैंने एक इनिशिएटिव सा लिया है, मुझे लगा ऐसे बच्चों का कुछ ज्यादा ही अच्छा हो जाएगा। आप बताइएगा कि काफी ज्यादा हेल्पफुल है ये शीट या नहीं। चलो, तो देखो बेटा, सबसे पहले देखो रिवीजन शीट। यहां पर आपको मैंने कुछ नेम दे रखे हैं, जैसे कि पार्टनर की सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, रेंट, मैनेजर कमीशन, सब लिखा हुआ है। अब मैंने यहां पर लिया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। ये तो खैर आपको मालूम ही है कि पार्टनर्स कैपिटल का जो अकाउंट होता है ना, वो दो तरह के से बन सकता है, एक फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड बनता है तो हम दो अकाउंट मेंटेन करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट। जो भी चेंजेस होते हैं वो करंट अकाउंट में जाते हैं। और अगर फ्लक्चुएटिंग है तो सारी की सारी चीज कहां जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो बेटा देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं सैलरी ऑफ अ पार्टनर। सैलरी ऑफ अ पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कहा जाता है? डेबिट साइड में जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाता, और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाता है। सेम इसी तरीके से कमीशन टू अ पार्टनर। अब यहां पर कंफ्यूजन होती है बच्चों को, कमीशन टू अ पार्टनर और मैनेजर कमीशन। तो बेटा जो आपकी मैनेजर कमीशन है वो पार्ट बनती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, डेबिट साइड जाता है। और जो आपका पार्टनर कमीशन है वो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, डेबिट साइड में। जो आपकी पार्टनर की कमीशन है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाती, और पार्टनर्स कैपिटल के अगेन क्रेडिट साइड जाती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की जो कैपिटल है उस पर जो इंटरेस्ट मिलती है, वो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट नहीं बनती, और पार्टनर्स कैपिटल में भी क्रेडिट साइड जाती है। ठीक है। रिजर्व कोई भी बनाया हुआ है, अगर आपसे बोला जा रहा है, तो वो रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाएगा, और वो पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जो कि पार्टनर के लिए खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाएगा, और पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड जाएगा। रेंट, जो कि एक चार्ज है, मैनेजर कमीशन, जो कि एक चार्ज है। जो भी चीज चार्ज होती है ना, जो आपको देनी ही देनी पड़ेगी, वो पार्ट बनती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। यानी रेंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं, रेंट आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी नहीं जाएगा। मैनेजर कमीशन सेम आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। अब इंटरेस्ट ऑन लोन दो तरीके का होता है, या तो लोन फर्म ने दिया है पार्टनर को, या लोन पार्टनर ने दिया है फर्म को। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन गिवन टू फर्म, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया या फर्म ने पार्टनर को लोन दिया,
ऐसे केस में जो उसकी इंटरेस्ट है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगी, वो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या तो डेबिट में या क्रेडिट में। सर कौन सी डेबिट में जाएगी, कौन सी क्रेडिट में जाएगी? इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन गिवन टू फर्म, फर्म ने लोन दिया है, सॉरी पार्टनर ने लोन दिया किसको? फर्म को। तो भाई फर्म के लिए क्या है? एक खर्चा है, इसकी जो इंटरेस्ट है वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगी, और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा, ये जो लोन है पार्टनर का लोन अकाउंट है वहां पर जाएगा। लोन गिवन बाय फर्म, अब फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो पार्टनर उस पर इंटरेस्ट देगा, तो यहां पर वो एक फायदा है, लेकिन वो भी कहां आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में और पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में। और भी है आपके लिए चीजें, एवरेज पीरियड, वो तो बात हो गई कौन सी चीज पार्टनर्स कैपिटल में जाएगी, कौन सी चीज प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी, कौन सी चीज आपकी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगी। अब बात आती है एवरेज पीरियड। जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का कैलकुलेशन करते हैं फिक्स्ड मेथड के हिसाब से, तो हम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर किस पर 6 लग रहा है, किस में 6.5 लग रहा है, किस में 5.5 लग रहा है। तो उसके लिए भी मैंने आपका एक चार्ट बनाया हुआ है। अगर आपकी जो ड्रॉइंग है वो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है और पूरे साल का, तो उसमें आपका लगता है 6.5। अगर एवरी क्वार्टर की बिगनिंग है तो उसमें आपका लगता है 7.5। अगर एंड ऑफ एवरी मंथ है तो उसमें आपका लगता है 5.5। एंड ऑफ एवरी क्वार्टर है तो उसमें आपका लगता है 4.5। मिडिल में चाहे आपका एवरी मंथ हो चाहे एवरी क्वार्टर हो उसमें लगता है 6/12। कभी कभी आपको 6 महीने का केस भी दे रहा था, तो 6 महीने केस की अगर बिगनिंग होगी तो उसमें लगेगा 3.5, एंड होगा तो उसमें लगेगा 2.5 और मिडिल होगा तो लगेगा आपका 3, और इन सबके नीचे डिवाइड होगा 12 से। कैसी है शीट? अच्छी है ना? आप लोगों की प्रैक्टिस के हिसाब से अच्छी है ना? यस सर। चलिए उसके बाद जब हम गुडविल वाला चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो उसमें बेटा जी आप जब एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हो और वहां पर जो प्रॉफिट आता है ना, उस प्रॉफिट के साथ आपको बहुत सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। कुछ चीजों को प्लस करना पड़ता है और कुछ चीजों को माइनस करना पड़ता है। तो कुछ चीजों को प्लस क्यों करना पड़ेगा और कुछ चीजों को माइनस क्यों करना पड़ेगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले एबनॉर्मल लॉस, जैसे कि आपका सामान जल गया या चोरी हो गया, ये ऐसा घाटा होता है जो आप हर साल एक्सपेक्ट नहीं करते, आपको नहीं पता कब होगा कब नहीं होगा, बट जिस साल ये घाटा हुआ उस साल इसने प्रॉफिट को कम कर दिया होगा, तो आप इसको वापस से क्या करेंगे? ऐड करेंगे। इसी का जस्ट उल्टा एबनॉर्मल गेन, आपने अपनी किसी एसेट्स को बेचा और उसको बेचकर फायदा हो गया, वो आपका एबनॉर्मल गेन है। क्या इसको भी आप हर साल एक्सपेक्ट करोगे? नहीं सर, बट जिस साल हुआ होगा उस साल हमने क्या किया होगा? ऐड किया होगा, तो यहां पर हम क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, हमने फिक्स एसेट्स को बेचा, घाटा हुआ, क्या हम ये घाटा बार बार करेंगे? हम फिक्स एसेट को डेली बेचते हैं? नहीं सर, गुड्स को बेचते हैं, फिक्स एसेट को नहीं बेचते। तो इसका घाटा जिस साल हुआ होगा उस हमारे प्रॉफिट को क्या कर दिया होगा? कम कर दिया होगा। तो ठीक करने के लिए हम इसको वापस से क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का मतलब है जहां पर हमारा जो स्टॉक है उसकी वैल्यू को बढ़ाया गया है, ऐसे केस में हम क्या करेंगे बेटा? इसको हम लेस कर देंगे। याद रखिएगा जब आपसे ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक होगा तो दो स्टेप होंगे, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ी होगी और ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू घटी होगी। तो जो आपका इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है उसमें इसको क्या कर देंगे? लेस कर देंगे, और अगली साल का जो ओपनिंग स्टॉक है उसमें हम उसे क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, क्योंकि हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा है ना उसकी वजह से अगली साल का ओपनिंग स्टॉक क्या गया होगा? घट बढ़ गया होगा। तो दोनों को शुरुआत में लेस और ओपनिंग स्टॉक में प्लस। नन रिकरिंग एक्सपेंस और नन रिकरिंग इनकम, ऐसे खर्चे जो बार बार नहीं होंगे और ऐसी इनकम जो बार बार नहीं मिलेगी। तो नन रिकरिंग एक्सपेंस को आप ऐड करेंगे और नन रिकरिंग इनकम को आप लेस करेंगे। कोई ऐसा खर्चा है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है लेकिन आपने उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। सर कैसे? जैसे क्वेश्चन में दिया होगा कि आपने मशीन खरीदी लेकिन आपने उसको डेबिट कर दिया परचेज अकाउंट में, आपने कंप्यूटर खरीदा आपने उसको डेबिट कर दिया ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में। इसका मतलब है कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। तो जिस साल ऐसा हुआ उस साल के आखिरी में उसको हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। हमारे जो नन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है उससे हमें जो इनकम मिल रही है उसको हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। पार्टनर्स का रेमुनरेशन, सैलरी, कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो तो होंगे ही होंगे,
हर साल होंगे, बिजनेस को बेच दोगे उसके बाद जो नए लोग आएंगे उनको भी करना पड़ेगा, तो ये खर्चा तो आपको पेड करना ही करना पड़ेगा, माइनस होता रहेगा। कोई भी फ्यूचर एक्सपेंसेस जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम है, जो भी आने वाले खर्चे जो हर साल होंगे होंगे उनको भी आप क्या करोगे, माइनस करोगे। तो ये आपकी चीजें थी जो आपको गुडविल वाले चैप्टर में थोड़ा सा दिक्कत देता है। अब बात आती है रेशियो के कैलकुलेशन की। सेक्रीफाई रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर किसी का आंसर प्लस में आया है इसका मतलब वो सेक्रीफाइस कर रहा है, उसे कंपनसेशन मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ गुडविल और उसकी पार्टनर्स कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे। और अगर इसको सॉल्व करके आंसर माइनस में आ रहा है इसका मतलब उसे गेन हो रहा है, और अगर उसे गेन हो रहा है तो उसको कुछ ना कुछ कंपनसेशन देना पड़ेगा, किसको, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। देन ये आपके केस है। केस जो आपके एडमिशन ऑफ अ पार्टनर है उसमें जब हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो उसमें कुछ केस होते हैं। एक होता है केस 1, जहां पर जो नया वाला पार्टनर है उसका शेयर दे रखा है, पुराने वाले पार्टनर उनका शेयर दे रखा है, लेकिन नए वाले पार्टनर ने अपना ये शेयर किससे लिया है वो नहीं दे रखा। ऐसे केस में हम लेट द प्रॉफिट बी 1 कर लेते हैं और उस प्रॉफिट में से जो नया वाला पार्टनर है उसका शेयर हटा देते हैं, और जो प्रॉफिट बचता है पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में बांट देते हैं, उसको हम बोलते हैं केस 1। केस 2 हमसे कहता है कि आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि उसने अपना जो प्रॉफिट है वो किसी से इक्वली लिया है, बराबर लिया है। तो जितने पार्टनर है, सपोज 2 पार्टनर है तो उसके शेयर से 1/2 का मल्टीप्लाई, 3 पार्टनर है तो 1/3 का मल्टीप्लाई, 4 पार्टनर है तो 1/4 का मल्टीप्लाई, और हमारा जो आंसर आएगा उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे पुराने पार्टनर में से। तीसरा केस होता है जहां पर आपसे बोलेगा कि जो नया पार्टनर है उसने अपना शेयर किसी रेशियो फॉर्म में लिया है, 1:2, 3:2, तो वो रेशियो निकालेंगे और उस रेशियो को हम नए वाले पार्टनर का जो रेशियो है पुराने वाले पार्टनर से माइनस कर देंगे। चौथा केस होता है जहां पर ऑफ और फ्रॉम लगा होगा। फ्रॉम वाले केस में तो हम डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, ऑफ वाले केस में हम पहले मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते हैं और उसके बाद हम माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये तो आपके रेशियो के केस हैं। अब आता है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको चाहे चेंज इन पीएसआर हो, चाहे आपका एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हो, चाहे आपका रिटायरमेंट हो, सभी में देखने को मिलेगा। यानी कि ये बोर्ड में आएगा ही आएगा, इतना तो पक्का है। हाँ, वो अलग बात है कि या तो इसकी जनरल एंट्री पास करने को मिले या फिर इसका अकाउंट बनाना पड़े। किसी भी अकाउंट की अगर आपको जनरल एंट्री बनाने को आती है तो बहुत ही सिंपल है, आपको बस ये देखना है कि वो चीज उस अकाउंट में कहां जाती है, डेबिट जाती है या क्रेडिट जाती है। अगर वो डेबिट जाती है तो हम जनरल एंट्री में उस अकाउंट को डेबिट करेंगे, और क्रेडिट जाती है तो जनरल एंट्री में उस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। जैसे देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, ठीक है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो हमारी जो एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी, हमारी जो लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी, हमारी जो लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड है उसको रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में डाला जाता है, और जिसका जस्ट उल्टा क्रेडिट साइड जाता है। तो एसेट्स इज अंडर वैल्यूड। अंडर वैल्यूड का मतलब ये नहीं कम हो गई, इसका मतलब ये है कि जो एसेट्स की वैल्यू है वो कम दिखाई गई है। कभी कभी ये आपको परसेंटेज में दे रखी होगी, एसेट स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय इतना। तो ऐसे केस में जो आपको वैल्यू दे रखी है उसको डिवाइड करेंगे 100 माइनस जितना अंडर वैल्यूड है और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। कहां आएगा, अंडर वैल्यूड को ओवर वैल्यूड करेंगे, यानी रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। एसेट्स इज ओवर वैल्यूड, यानी जितनी वैल्यू दिखा रखी है वो ज्यादा दिखा रखी है। ऐसे केस में जो वैल्यू है वो डिवाइड करेंगे 100 प्लस जितना ओवर वैल्यू है और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो वो वैल्यू आ जाएगी। इसको हम रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में डालेंगे। एसेट्स बढ़ेगी, फायदा है रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में, घटेगी घाटा है डेबिट साइड में। लायबिलिटी बढ़ेगी, घाटा है रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में, लायबिलिटी घटेगी, फायदा है क्रेडिट साइड में। प्रोविजन अगर बढ़ाने पड़ रहे हैं, लायबिलिटी बढ़ रही है, डेबिट साइड में जाएगा। प्रोविजन कम करने पड़ रहे हैं, क्रेडिट साइड में जाएगा। क्रेडिटर्स का पैसा नहीं देना, क्रेडिटर्स नॉट लाइकली टू क्लेम, तो फायदा है रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में जाएगा। एसेट्स आर वैल्यूलेस, पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, ट्रेडमार्क्स आर वैल्यूलेस, मतलब कि इनकी वैल्यू पूरी खत्म हो गई है, हमारा घाटा हुआ है, रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड जाएगा। डेटर्स आर ऑल गुड्स, सारे डेटर सही हैं, किसी से पैसा मरना नहीं है, सारा का सारा पैसा आना है। तो ऐसे केस में इन डेटर्स पर जो भी हमने प्रोविजन बना रखे होंगे अब उनकी कोई जरूरत नहीं है, वो खत्म करने पड़ेंगे, तो उसको रिवैल्यूएशन में हम क्रेडिट साइड में डाल देंगे। ठीक है,
उसके बाद आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप चेंज इन पीएसआर में भी बना रहे हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप बना रहे हो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हो आप रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में, है ना। तो जो आपका जनरल रिजर्व है वो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड जा बांट दिया जाता है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, घाटा है, या आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, तो ये आप पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में डालेंगे। सेम उसका उल्टा, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस फायदा होता है और लायबिलिटी में प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, तो उसको आप पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड में डाल देंगे। आईएफआर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो कि बनाया जाता है कि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है अगर उसकी मार्केट वैल्यू कम होती है तो उसका जो घाटा है वो हम आईएफआर से कवर कर लेंगे। अगर आईएफआर में कुछ पैसा बचता है तो उसको हम डाल देंगे पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड में। सेम ऐसा ही होता है डब्ल्यूसीआर, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जो हमारे वर्कर्स होते हैं अगर उनके साथ कुछ अनहोनी हो गई और उन्होंने क्लेम कर दिया तो उसके लिए बनाया गया है। अगर कुछ इसमें से भी पैसा बच जाएगा तभी आएगा पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड में। रिजर्व फंड पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड में। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, डेफर्ड एक्सपेंडिचर, ये सब नुकसान है, कहां आएगा पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में। एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड या प्रोविडेंट फंड, ये कहीं नहीं आएगा, अगर आपको बैलेंस शीट में दे रखा है तो एज इट इज आपका ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी में आएगा। रिवैल्यूएशन में आपने अगर प्रॉफिट हुआ है तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में बांट देंगे। रिवैल्यूएशन में अगर आपको लॉस हुआ है तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में आएगा। ठीक है, चलो भाई, ये एक छोटा सा इनिशिएटिव था मेरी साइड से, एक छोटा सा इनिशिएटिव था आपके लिए कि मैं चाहता हूं कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों की जो तैयारी चल रही है उसमें थोड़ा सा मैं एक्सीलरेटर दबा दूं। तो आप प्लीज बताइएगा कि ये जो चार्ट पर मेहनत करी है, मतलब ज्यादा घंटे तो वेस्ट नहीं करे हैं बट थोड़ा बहुत तो टाइम दिया है, ये आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, अच्छी है या नहीं है, प्लीज बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि और भी कुछ इस तरीके की मैं वीडियो लेके आऊं तो कमेंट में बताइएगा कि मैं जो आपका शेयर चैप्टर है, जो डिसोल्यूशन चैप्टर है, जो डिबेंचर चैप्टर है, उनकी भी कुछ इस तरीके से मैं बनाऊं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खाना पीना खाते रहिएगा, माँ बाप का ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय, सी यू। गब्बर सर, गब्बर आर्मी, हैशटैग रोला ऑन द टॉप।